हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SFK एजुकेशन पे। तो अपने किए हुए वादे के अनुसार हम आ चुके हैं केस स्टडीज़ के क्वेश्चन लेके। इससे पहले हम अराउंड 74 क्वेश्चंस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं चैनल पर, प्लीज़ जाके पहले उन वीडियोस को देखें। वो आपके जो इतना डेंजरस चैप्टर आपको लग रहा है कि यहाँ से किसकी लैंग्वेज बड़ी टफेस्ट लैंग्वेज दे देंगे आपको, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इसमें फैक्टर हैं, उसके फैक्टर्स हैं हर पॉइंट्स के। तो आप बच्चे अक्सर वो रिमेंबर नहीं कर पाते। तो वो 74 क्वेश्चन के थ्रू हमने यही सोचा है कि हम आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दें, ईजी बना दें कि आप पॉइंट्स को रिमेंबर कर दो। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अलग अलग लैंग्वेज में पूछे गए हैं। तो जिन्होंने नहीं देखी उस वीडियोज़ को, प्लीज़ जाके पहले उस वीडियोज़ को देखें। ठीक है, और तो आज की वीडियोज़ में हम स्टार्ट करने वाले थे केस स्टडी, जैसा कि हमने पहले कहा था अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो हम बहुत ही प्यारे केस स्टडी के साथ चालू करते हैं। केस स्टडी 1, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, मोनिशा कंज्यूमर गुड। ठीक है, कंपनी का नाम क्या है? मोनिशा कंज्यूमर गुड्स इज़ अ लीडिंग कंज्यूमर गुड्स चेन विद अ नेटवर्क ऑफ 46 स्टोर primarily अक्रॉस मुंबई, दिल्ली एंड पुणे। इट वॉज स्टार्टेड बाय मोनिशा गुप्ता इन 1987। मतलब बहुत अच्छी कंपनी है, 46 इसके स्टोर हैं मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में। ठीक है, और इनको स्टार्ट किया था मोनिशा गुप्ता जी ने 1987 में। इट हैज़ अ लार्ज मार्केट शेयर इन मुंबई, दिल्ली एंड पुणे। इसका मतलब मार्केट शेयर भी बहुत अच्छा है तीनों स्टेटों में, मुंबई में, दिल्ली में और पुणे में भी। लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड, इट हैज़ डिसाइडेड टू ओपन अ न्यू ब्रांच इन केरला। अब देखो, न्यू ब्रांच की बात कर रहा है ये। तो जो बच्चे देख चुके हैं मैं उनके रिगार्डिंग बता रहा हूँ, हमने क्योंकि पढ़ रखा है। न्यू ब्रांच का नाम सुनते हमारे मन में क्या आना चाहिए? अच्छा, मतलब ये अपने पैसे इन्वेस्ट करने जा रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। तो हमारे मन में आ जाना चाहिए पहला कैपिटल बजटिंग। ठीक है, इन केरला इट हैज़ डिसाइडेड ऑन वट न्यू रिसोर्सेज इट विल इन्वेस्ट इन सो डैट इट इज़ एबल टू अर्न द हाइएस्ट पॉसिबल रिटर्न फॉर इन्वेस्टर। तो वो ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है जिसमें हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न मिले। तो हमने पढ़ भी रखा है हम कैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से हमें रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिले। ठीक है, on the company belief that it will be able to generate higher revenues and profits. It also has to decide on how this project will get funded. तो वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर हमें इस प्रोजेक्ट के लिए फंड चाहिए होगा तो हम पैसा कहाँ कहाँ से लेके आएंगे। द फाइनेंस मैनेजर अतुल, उनका फाइनेंस मैनेजर कौन है? अतुल। और कंपनी की मालिक कौन थी? मोनिशा। ठीक है, 1970 में कंपनी आई थी। वैसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर अगर आप पढ़ो ना इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए अच्छे से। Atul was told to have an optimal capital structure by striking a balance between various sources of getting the projected fund to to increase shareholders wealth. तो अब अतुल भी वही बात कह रहा है कि हम मतलब ऐसा कोई सोच लेंगे जिससे ना हमारे शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़े, और वो अपने कुछ बताता भी है बातें। तो अतुल आफ्टर असेसिंग द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी इवेल्युएट द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस एंड कंपेयर्ड द रिस्क एसोसिएटेड विद ईच सोर्सेस एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड। तो देखो, जिन बच्चों को मतलब जो बच्चे स्मार्ट बच्चे हैं तो मैं उनको ये रेफर करूँगा कि सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर दे क्वेश्चन आते के साथ ही, खुद पढ़े खुद समझे। फिर कुछ पॉइंट होगा जो आप नहीं समझ पाएंगे तो वो मेरी बातों से आप उसको अपने रिलेट कर लेना। ठीक है, तो हमने इसमें इतना कुछ पढ़ा कि वो उन्हें क्या चाहिए, न्यू ब्रांच खोलनी है, और दूसरा जो उनका मैनेजर उनके सामने अपॉर्चुनिटी, उनके सामने एक वो है, मेन समस्या ये खड़ी है कि वो फंड्स कहाँ से लेके आएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, स्टेट द 2 फाइनेंशियल डिसीजन डिस्कस्ड इन द अबव सिचुएशंस। बताओ कौन से 2 फाइनेंशियल डिसीजन लिए गए हैं। तो पहला डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्ट कहाँ पे किया जाए। दूसरा है फाइनेंस डिसीजन, फाइनेंस कहाँ से लेके आया जाए। तो ये 2 डिसीजन यहाँ पे रेफर किए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर, और 6 मार्क्स का। देखो ये जो सेकंड क्वेश्चन है बी, मैंने कहा था ना केस स्टडी ऐसी बनती है। तो एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स, कोई 2 फैक्टर बताने हैं अफेक्टिंग ईच ऑफ द डिसीजन। मतलब हमें फाइनेंशियल डिसीजन के भी 2 फैक्टर बताने हैं अफेक्ट करने वाले, और हमारे उसके तो बताने हैं इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, तो अब चलो हम देखते हैं इसको। मैं पहले आपको बता देता हूँ, अगर हम बात करेंगे किसकी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो उसमें कौन से 3 फैक्टर बताता हूँ। इसमें 2 पूछा है ना, मैं आपको 3 बताता हूँ। पहला क्या होता है? रेट ऑफ रिटर्न। दूसरा क्या होता है? कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। तीसरा क्या होता है? कुछ बच्चे बोलने को ट्राई कर रहे हैं, हाँ, तो जिन बच्चों ने नहीं बोला उनको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो उसमें हम लाते हैं अदर क्राइटेरिया इन्वॉल्व आते हैं, फाइनेंशियल क्राइटेरिया आ जाता है उसमें। ठीक है ना, जिसमें कैश फ्लो देखते हैं, इंटरेस्ट देखते हैं और वगैरह एटसेट्रा चीज़ें देखते हैं उसमें। और फिर बच्चे पूछ रहे हैं उसका बताना है, हमें फाइनेंस का बताना है। तो फाइनेंस का तो बहुत सारा है हमारे पास। बताओ फाइनेंस का क्या क्या हमारे पास। हम देखते हैं जी कॉस्ट क्या होगी, रिस्क क्या होगा, खर्चा कितना आएगा, मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी आएगी, वगैरह वगैरह। इसने हमसे 2 ही पूछा है, वैसे 2 पूछा है दोनों में से। तो देखो, एक आंसर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और दूसरा क्या होगा, कैपिटल बजटिंग डिसीजन।
और सेकंड होगा फाइनेंस डिसीजन। इसने 2 फाइनेंस डिसीजन किए हैं, ठीक है। और जो ऑप्शन क्वेश्चन बी था जो 6 मार्क्स का था, उसको मैंने यहाँ पे इसलिए राइट क्यों नहीं किया क्योंकि मैं आपको वैसे ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा नहीं। आई होप आपको केस स्टडी समझ में आई होगी। नहीं आई है तो आप वीडियो को दोबारा स्किप करके आप पीछे जाएं और दोबारा इसको समझें। आप जैसे क्वेश्चन यहाँ पे एक्सपोज हो ना तो आपको उसको पॉज करना है और खुद पढ़नी है। कई बार कुछ बच्चे ना इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं, तो मैं उन्हें तो जरूर रेफर करूँगा कि वो अभी से अपने पढ़ने की आदत डालें, ना कि इसे छुपें, ठीक है। उसके बाद बाकी तो मैं एक्सप्लेन कर ही दे रहा हूँ पॉइंट्स को। अब आते हैं केस स्टडी 2 में। केस स्टडी 2 में आते हैं, ठीक है। तो केस स्टडी 2 क्या हमारा सुधा। देखो आपको स्किप एक पॉइंट भी नहीं करना, किस पॉइंट पे आप इसने स्किप किया और कौन सी इंपॉर्टेंट बात छूट गया आपको खुद नहीं पता। और अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज़ों को हम छोड़ते हैं ना वही हमें पेपर में नज़र आ जाते हैं, तो हमें ऐसी ऐसी टेरिटरी से बचना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 2 क्या हमारा सुधा इज़ एन एंटरप्राइजिंग बिजनेस वूमेन हु हैज़ बीन रनिंग अ पोल्ट्री फार्म फॉर द पास्ट 10 ईयर। एक वीमेन है हमारी, कौन, सुधा जी, जो कि एक पोल्ट्री फार्म चला रही हैं बहुत सारे, लगभग 10 साल से। तो सी हैज़ सेव्ड 4 लाख फ्रॉम हर बिजनेस। उन्होंने लगभग 4 लाख रुपए का अमाउंट को सेव कर रखा है अपने बिजनेस से, मतलब रिटेन अर्निंग है उनकी। शी शेयर्ड विद हर फैमिली हर डिज़ायर टू यूटिलाइज दिस मनी टू एक्सपेंड हर बिजनेस। जब भी एक्सपेंड की बात आए तो आग बंद करके हमें आ रहा भाई है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, क्योंकि हमें न्यू ब्रांच खोलनी पड़ेगी, न्यू मशीन लाएगी तभी तो बिजनेस एक्सपेंड होगा, नई बिल्डिंग लेनी पड़ेगी। हाँ, हर फैमिली मेम्बर्स गैव हर डिफरेंट सजेशन लाइक बाइंग न्यू मशीनरी। देखा हमारी कई सारी बातें आ रही हैं यहाँ पे, तो मतलब नई मशीनें खरीदना और या रिप्लेस कर देना, उसके साथ एडवर्टाइजिंग करवाना, एक्वायरिंग करना, न्यू इक्विपमेंट लाना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, न्यू ब्रांच खोलना, या पोल्ट्री फार्म के लिए और भी जो अलग अलग शहरों में खोल सकते हैं, अलग अलग चीज़ें बताई उन्होंने, ठीक है ना। पर सारे खर्चे कैसे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए खर्चे हैं। तो सिंस दिस डिसीजन आर क्रूशियल फॉर हर बिजनेस, क्रूशियल होते ही हैं। देखो क्रूशियल इसने हमें अभी नई बात बता रहा है हमें, ये हमने तो पढ़ रखा है भाई साहब। अगर हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर रहे हैं तो हमारे लिए क्रूशियल है भाई। हमें देखना पड़ता है कि पैसा ब्लॉक्ड हो जा रहा है एक हमारे इन्वेस्टमेंट के साथ, उसमें इरिवर्सिबल भी हमारा बहुत महंगा कॉस्ट आती है, ठीक है ना, इनकम वेरी हैवी कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या है, इसने हमें बता भी दिया, चलो क्रूशियल है इसके लिए। देखो इसने यहाँ पे 2 पॉइंट दे दिए, क्रूशियल भी बोल के इसने बता दिया कि हाँ भाई इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, वो भी कैपिटल बजटिंग की, और वहाँ पे इसने मशीनरी की बात बता दिया आपको। तो आपको समझना है की पॉइंट पकड़ के, इतना सारा तो केस स्टडी पढ़ के समझना ही नहीं है। इन्वॉल्व अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड आर इरिवर्सिबल एक्सेप्ट एट अ ह्यूज कॉस्ट। देखो फिर वही बात आ गई सेम, जब भी आपको मैंने समझाया कि इरिवर्सिबल होता है और अगर रिवर्स भी होगा तो बहुत हाई कॉस्ट पे होगा। सुधा वॉन्ट्स टू एनालाइज ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ द डिसीजंस बिफोर टेकिंग एनी फाइनल डिसीजन। अब सुधा भी क्या कर रही है, सारे डिसीजन को देख रही है, हाँ मेरे को रेट ऑफ रिटर्न कहाँ से मिलेगा, सारा वगैरह वगैरह। इसको क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फाइनेंशियल डिसीजन टू बी टेकन बाय सुधा। तो क्या डिसीजन लेने वाली सुधा, तो सुधा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने वाली है, और उसमें उसकी भी मेन प्रायोरिटी होगी कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जिसके अंदर आप इसको, अगर आप अपने आंसर को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप जिसका नाम उसने हमें मेंशन किया था ना, फिक्स असेट मॉडर्न करना चाहती है, टेक्नोलॉजी लाना चाहती है, तो आप उन वर्डों को अपने आंसर के साथ मैच करवा के पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिससे आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है हमें, ऑल्सो एक्सप्लेन द ब्रीफली द फैक्टर दैट विल अफेक्ट दिस डिसीजन। वापस वही हमें 3 फैक्टर तो हमें पढ़ रखे हैं, हमने तो रटे हुए पूरा अच्छे से 3 फैक्टर। क्या रिपीट करो मेरे साथ साथ, आप पहले पॉज करो, आप खुद बोलने की कोशिश करो, ठीक है, बाकी मैं आपको रिपीट कराता हूँ। पहला क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न। दूसरा कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। तीसरा होता है हमारा अदर क्राइटेरिया इन्वॉल्व जो होते हैं, ठीक है, उनको लेते हैं। यहाँ पे इसने बोला कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन किया गया, उसके बाद उसमें भी कौन सा डिसीजन किया गया, कैपिटल बजटिंग डिसीजन किया गया, ठीक है ना, जिसके अंदर बहुत सारी मशीनें लाएंगे, हम बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे। फैक्टर्स ने तीनों दे दिए हैं और हमें एक्सप्लेन करने के लिए बोल रखा है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन तो मैं पिछली वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ, तो आप जाके अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप जाके वहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, सराह लिमिटेड है इज़ अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉटन यार्न। सराह लिमिटेड क्या बना रही है, कॉटन यार्न बना रही है। इट हैज़ बिन कंसिस्टेंटली अर्निंग गुड प्रॉफिट फॉर मैनी ईयर्स। और भाई दबा के पैसे कमा रही है कुछ सालों से प्रॉफिट, ठीक है ना। दिस ईयर टू, इस साल भी कमा लिया इसने। इट हैज़ बिन एबल टू जनरेट इनफ प्रॉफिट, और ये एबल भी है कि बहुत सारा प्रॉफिट क्या कर सकती है, जनरेट कर सकती है। देयर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ कैश इन द कंपनी एंड गुड प्रोस्पेक्टस फॉर ग्रोथ इन अ फ्यूचर। इस पर अच्छा खासा ग्रोथ भी है, पैसे भी हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है ना। इट इज़ अ वेल मैनेज ऑर्गेनाइजेशन एंड बिलीव इन क्वालिटी, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड गुड रेम्युनरेशन प्रैक्टिसेस। ये बहुत सारी वो भी अलग अलग आस्पेक्ट्स को भी फॉलो कर रही है, जैसे कि क्या है कि अच्छी खासी ग्रोथ है, वेल मैनेज है, इक्वल एम्प्लॉयमेंट दे रही है, बाकी सारी चीज़ें।
who it has many shareholders who prefer to receive a regular income from their investment, और जो बंदे इसके शेयर होल्डर है ना उन्हें भी अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है. It has taken a loan of 40 lakhs from IDBI Bank and it is bound by certain restriction on the payment of dividend according to the term of loan agreement. देखा, तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं, कितने बच्चों को याद है कि अगर कभी देखो ध्यान से आगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैं कह रहा हूँ आप में से वीडियो देखते हुए 90% बच्चे इसका आंसर नहीं जानते होंगे. ठीक है, जो बच्चे शुरुआत की वीडियो से बने हुए हैं वो पक्की बात इसका आंसर जानते हैं, क्योंकि ऐसे हमने 2-3 क्वेश्चन को हैंडल किया है. तो देखो मैं आपको समझाता हूँ. इसमें ये यूँ कह रहा है हमें कि अच्छी खासी रेपुटेड कंपनी है, उस पर दबा के पैसे भी हैं, पर जब उसके शेयर होल्डर से डिविडेंड मांगने गए ना तो एक दिक्कत पड़ेगी. उसने ना 40 लाख का लोन ले रखा था IDBI बैंक से. अब IDBI बैंक रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, तो इस पर्टिकुलर टर्म्स को हम किस नाम से जानते हैं, पहले तो आप ये बताओ मेरे को. तो इस को जानते हैं हम कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट्स. ठीक है ना, कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट की पूरी डेफिनेशन यही होती है, अगर कोई कंपनी अच्छी खासी रेपुटेटेड भी है पर डिविडेंड नहीं देगी अगर उसने किसी बैंक से लोन ले रखा हो और बैंक ने अपने रिस्ट्रिक्शंस पे लगा रखे हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. ठीक है, ये पॉइंट कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट, क्योंकि यहाँ पे जब IDBI बैंक ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है तो ये पढ़ते ही अगर कोई बैंक ने लोन दे रखा है तब रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है डिविडेंड देने पे, तो आपके माइंड में डायरेक्ट क्या हिट करना चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट्स. ठीक है. The above discussion about the company leads to various factors which decide how much of the profit should be retained and how much has to be distributed by the company. तो जो जितना भी डिस्कशन था ना, तो कंपनी के देखना है कि बताओ कितना पैसा बचाया जाए, कितना पैसा दिया जाए. तो इसको पढ़ते हैं, लिख रखा है इसने, कोट द लाइन फ्रॉम द अबव डिस्कशन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 4 सच फैक्टर्स. तो मैंने आपको सारे के सारे फैक्टर्स बता दिए हैं कैसे क्या होता है. एक बार आंसर भी देख लेते हैं यहाँ पे. तो सबसे पहले डिविडेंड डिसीजन की बात चल रही है. ठीक है, जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट लग चुका है. तो इसको डिविडेंड डिसीजन को देखो, आपको लग रहा है कि आपको केस स्टडी का आंसर देना है, नहीं, आपको उन टर्म्स का आंसर देना है जो आपने पढ़ रखा है. तो इसमें आपसे पूछा है बताओ डिविडेंड डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं. तो इसमें बहुत सारे हो सकते हैं. सबसे मेन प्रायोरिटी देखो, ये भी बच्चों को पता नहीं होगा कि प्रायोरिटी क्या होती है. मेन सबसे मेजर रोल किसका होता है डिविडेंड में, अर्निंग का होता है. याद रखना है, MCQ में हमने कवर कर रखे हैं सारी वीडियो में. ठीक है ना, कि अर्निंग का मेजर रोल होता है हमारा डिविडेंड डिक्लेयर करने में. ठीक है, उसके बाद अदर फैक्टर्स आते हैं जैसे कि स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग. अगर आपकी स्टेबिलिटी अर्निंग है तो आप अच्छा खासा पैसा दे सकते हैं. कैश फ्लो पोजीशन आपकी बेटर है तो फिर तब भी आप अच्छा खासा डिविडेंड दे सकते हैं. ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, अगर आपको ग्रोथ करनी है तो आप कम डिविडेंड देंगे, ग्रोथ नहीं करनी है तो आप पे पैसा बचा ही रहेगा तो आप ज़्यादा डिविडेंड दे सकते हैं. शेयर होल्डर प्रेफरेंस के बाद क्या होता है, क्योंकि हमारी मेन प्रायोरिटी होती है कि हमें शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करनी है, तो अगर शेयर होल्डर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग में भी हमें उसे शेयर देना पड़ता है. फिफ्थ आता है कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट, जो हमने यहाँ पे बात करी है. देखो इसने यहाँ पे लिखा रखा है ना, इट हैज़ टेकन अ लोन ऑफ 40 lakhs फ्रॉम IDBI बैंक एन एग्रीमेंट. आगे ना ये बात, तो ये पॉइंट आपको याद रखना, कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट्स. अब आते हैं अपने केस स्टडी 4 पे. और मेरे को आई होप कि आप वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी. अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ जिसे सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब कर दें. आप सपोर्ट करें तो धीरे धीरे हम अपने जो सिस्टम को और डेवलप करेंगे और इससे अच्छी डेवलप वीडियो लेके आएंगे. ठीक है ना. तो क्वेश्चन 4 क्या है, Saksham Limited, a firm manufacturing textile, wished to diversify their business. They were considering 2 options, either to diversify into manufacturing toothpaste or sweets. They wanted to invest in the purchase of land to set up a manufacturing unit in the backward areas of Gujarat. क्या कह रहा है, एक सक्षम लिमिटेड फर्म है जो मैन्युफैक्चर करती है, टेक्सटाइल बनाती है और डाइवर्सिफाई करने जा रही है अपने बिजनेस को. उन्होंने कंसिडर किया 2 ऑप्शन. पहला कि वो तो डाइवर्सिफाई कर देंगे मैन्युफैक्चरिंग की, जो टूथपेस्ट या स्विच बनाएंगे, और वो क्या चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक ज़मीन और सेट करना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. कहाँ पे, गुजरात के बैकवर्ड एरियाज़ में. ठीक है, जो पिछड़े एरियाज़ हैं जहाँ पे मतलब सस्ती ज़मीन मिल जाएगी और गवर्नमेंट भी कई बार ग्रांट देती है. हमने अपनी इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है, अगर कोई बैकवर्ड जगह पे अपनी कंपनी को डेवलप करता है तो गवर्नमेंट भी उसे बहुत सारे सब्सिडीज़ देती है, विच वुड ऑल्सो लीड टू द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वहाँ के लोगों को, उन्हें माइग्रेशन नहीं होना पड़ेगा. ठीक है ना, माइग्रेशन वाली सिचुएशन भी खत्म हो जाएगी अगर अच्छी खासी कंपनी वहाँ पे आ गई और अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट दे रही है तो इन द एरिया. बट ओनली आफ्टर फुलफिलिंग ऑल लीगल रिक्वायरमेंट. अब इसने सारी लीगल रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, कानूनी कार्रवाई सारी खत्म कर दी, बता दी. एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप टू इंश्योर दैट द एनवायरनमेंट वॉज नॉट पोल्यूटेड. ये भी इंश्योर कर दिया कि मेरे बिजनेस से एनवायरनमेंट पॉल्यूट नहीं होगा. द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी मिस्टर रामकांत कौन, इस कंपनी के सक्षम लिमिटेड कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हैं, वॉज आस्क्ड बाय द मैनेजमेंट टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन फैक्टर्स विच शुड बी कंसिडर्ड वाइल मेकिंग द अबव इन्वेस्टमेंट डिसीजन.
तो बोल रखा है स्टेट एनी 2 फैक्टर दैट मिस्टर रामकांत वुड गिव इन हिज रिपोर्ट। तो भाई देखो वो सबसे पहले करने वाला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। तो रामकांत अब उसी के 2 कोई पार्ट को एक्सप्लेन कर देंगे उसको, ठीक है। उसके 3 पार्ट थे, उसको कोई 2 पार्ट को एक्सप्लेन कर देंगे। बी क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है ऑल्सो स्टेट एनी वन रीज़न विच मेक इट इम्पॉर्टेंट फॉर द अबव डिसीजन टू बी मेड केयरफुली। अब क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ है पर रास्ता कोई और है, इसलिए मैं कहता हूँ बिजनेस स्टडी आप बिना स्किप करे हुए पढ़ना चाहिए और आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना चाहिए, कंसिस्टेंसी पे। अब आप अगर एक बार आपने बुक कवर कर लिया ना तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को फेस करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को फेस करने के लिए हमने एक क्वेश्चन सीरीज चलाई है जिसमें हम सारे क्वेश्चन के स्टडीज़ पिछले पास्ट ईयर्स क्वेश्चन को लेके आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कहना है, इस क्वेश्चन का अर्थ कुछ और है, रास्ता कहीं और जा रहा है। इसने बोला जो ऊपर पूछा गया उसको केयरफुली करना क्यों जरूरी है। तो अब हम कहाँ पे आ जाएंगे, वापस उसी टर्म पे, क्योंकि ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो हमें ये करना, ये क्रूशियल डिसीजन होता है। कैसा डिसीजन होता है, क्रूशियल डिसीजन, जो भी केस स्टडी में दे रखा ना, मैं एक केस स्टडी हमने पढ़ी। तो एक क्रूशियल डिसीजन होता है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे ओवरऑल बिजनेस को ही अफेक्ट कर देता है, प्रॉफिटेबिलिटी को, वो कहाँ सिचुएटेड है, मतलब किस स्थिति पे है। तो इसलिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा केयरफुली से करना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रखा है फैक्टर दैट शुड बी केप्ट इन माइंड बाय द कंपनी वाइल मेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पहला कि कैश फ्लो कैसा होगा, रेट ऑफ रिटर्न कैसा होगा, अदर क्राइटेरिया इन्वॉल्व कैसे होंगे, बस उसने यहाँ पे तीनों को डिस्कस कर रखा है, 3 से फालतू हो ही नहीं सकते, ठीक है। फिर बी का आंसर बता रखा है इसने कि द फॉलोइंग रीजन दैट मेक द अब केयरफुली, क्यों, क्योंकि एक बियरिंग द लॉन्ग टर्म होता है, पैसा ब्लॉक्ड हो जाता है जाके वहाँ पे, एक टर्म में रिस्क कम्प्लेक्शन होता है फर्म का, अगर हम इसको वापस भी इरिवर्सिबल करेंगे तो एक हैवी लॉस सहना पड़ेगा हमें। तो आई होप आपको यहाँ तक की केस स्टडी समझ में आएगी। तो आज हमने 4 केस स्टडी करी हैं, और जिससे कि हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ओवरऑल क्वेश्चंस को, ओवरऑल डाउट्स को, और जो एक्सटर्नल क्वेश्चन जो बच्चे भूल जाते हैं उनको कवर किया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें इसको, ठीक है। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ऐसे नए नए क्वेश्चन के लिए। अभी हम इकोनॉमिक्स के और अकाउंटेंसी के भी ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। आप वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।